ताज कॉरिडोर केस में यूपी और केंद्र सरकार आमने सामने। हाईकोर्ट में दोनों ने दायर किया हलफनामा। केंद्र जांच के खिलाफ, यूपी सरकार ने कहा होनी चाहिए माया की जांच। सपा सुप्रीमो मुलायम ने मंत्रियों को दिया काम से चमत्कार करने का निर्देश। कहा 2014 में हारे तो झुक जाएगा सिर। दागी मंत्रियों के सवाल पर भड़के रामगोपाल। मीडिया को ही कह दिया दागी। पंडित सिंह से इस्तीफा लेने को बताया गलत फैसला। दिल्ली में रेप की कोशिश को नाकाम करने वाली उत्तराखंड की बेटी को सम्मानित करेगी बहुगुणा सरकार। 2 लाख की मदद का भी ऐलान। बिजनौर में बारातियों से भरी बस पलटी। 50 से ज्यादा बाराती घायल। नशेड़ी ड्राइवर की वजह से हुआ हादसा। गाजियाबाद के कौशाम्बी में वेव सिनेमा में लगी आग। वक्त रहते फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बरेली में बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत। एसडीओ और जेई पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। कानपुर में कोचिंग टीचर की दरिंदगी। मासूम के नाजुक अंगों को गर्म चिमटे से दागा। आरोपी गिरफ्तार। और नोएडा वासियों के लिए फीका रहेगा वीकेंड। शनिवार और रविवार को झेलनी पड़ेगी बिजली की किल्लत। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बत्ती रहेगी गुल। भारत के सीएजी विनोद राय के बयान पर कांग्रेसी खेमे में खलबली मच गई। सीएजी विनोद राय के बयान पर दिग्विजय सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएजी की सलाह की जरूरत नहीं, वो सरकार को अपना काम करने दे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सीएजी विनोद राय की टिप्पणी पर कहा कि विनोद राय अकाउंटेंट हैं, लेकिन शायद वो पीएम बनना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि संविधान में सीएजी का कार्य क्षेत्र परिभाषित है और सभी को उसी दायरे के अंदर काम करना होता है। अगर सीएजी पॉलिसी बनाएगी, सिविल सोसाइटी लॉ बनाएगी तो कैसे चलेगा? क्या बनाना चाहते हैं? अकाउंटेंट ही है ना? क्या पीएम बनना चाहते हैं? गौरतलब है कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब सीएजी विनोद राय ने अमेरिका के हार्वर्ड केनेडी स्कूल में दिए गए एक लेक्चर में कहा कि हम भले ही पूरी तरह भ्रष्टाचार खात्मा न कर पाए, लेकिन सरकार और पूंजीपतियों के बीच साठगांठ उजागर करने में हमारा योगदान है। गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है कि सीएजी अकाउंटेंट के तौर पर काम करती है। अकाउंटेंट और अकाउंटेंट नहीं तो और क्या होंगे? वो क्या बनना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह के साथ ही कांग्रेस नेता सत्यवल चतुर्वेदी ने भी विनोद राय पर निशाना साधा। तो वहीं विनोद राय के बयान का टीएमसी और सीपीएम ने समर्थन किया। वामपंथी दलों ने सीएजी का बचाव किया है। वाम दलों ने कहा है कि सीएजी देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था है और केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सीएजी का गंभीरता से न लिया जाना देश के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि सीएजी जो कहती है उस पर देश भरोसा करता है। सीएजी के पूर्व अधिकारी आरपी सिंह भी विनोद राय के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीएजी एक स्वतंत्र संस्था है और विनोद राय किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं। भाई सीएजी साहब ने तो ठीक ही कहा, सरकार ने तो कमेंट तो किया ही। नॉर्मली सरकार को कमेंट करनी नहीं चाहिए सीएजी के रिपोर्ट्स पे, क्योंकि एक पद्धति है, एक परंपरा है कि सीएजी का रिपोर्ट जो आते हैं वो आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी जो होती है पार्लियामेंट की, वो उसके ऊपर जांच करके वो अपनी राय देगी और सरकार उसके ऊपर अपनी राय देगी। ये नहीं कि ये कहना कि ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था वगैरह वगैरह। देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था सीएजी एक बार फिर विवादों में है। इस बार विनोद राय को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि इस ऑडिट संस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी जिस केंद्र सरकार की है, वह सीएजी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में क्यों हीला हवाली करती है? सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव इन दिनों एक शिक्षक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। पार्टी दफ्तर में आने वाले कार्यकर्ताओं की न सिर्फ जमकर क्लास लगा रहे हैं, बल्कि सरकार के पेच कसने का काम भी मुलायम कर रहे हैं।
मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आज ये भी कहा है कि अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उम्मीद के मुताबिक अपना प्रदर्शन नहीं किया और ज्यादा सीटें हासिल नहीं की तो न सिर्फ पार्टी का सर नीचे हो जाएगा बल्कि समाजवादी सरकार भी कमजोर साबित हो जाएगी। लोकसभा चुनाव का लक्ष्य 2014। समाजवादी पार्टी ने इस लक्ष्य के लिए करो या मरो के तहत आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव खुद रोज पार्टी कार्यालय में पहुंचकर तमाम फरियादियों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। पार्टी और सरकार के कामकाज में कहां कमी है और कौन सी कमजोर कड़ियां हैं जिस पर काम करने की जरूरत है, इसकी नसीहत भी दे रहे हैं। आज भी मुलायम सिंह यादव ने पार्टी दफ्तर में प्रदेश भर के मुसलमानों के हालात पर चिंता जताई। यही नहीं, मुलायम ने जल्दी ही मंत्रियों की एक बैठक बुलाने की बात भी कही है। मुलायम ने सरकार के मंत्रियों को 6 महीने के अंदर चमत्कारी काम करने का अल्टीमेटम भी दिया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद उन्होंने इसलिए छोड़ा है जिससे वो ज्यादा वक्त जनता के बीच गुजार सकें। मुलायम ने गलत सिफारिश करने वालों को भी चिन्हित करने की चेतावनी दी है। मुलायम के सख्त तेवर पर पार्टी के नेताओं का भी कहना है कि मुलायम पार्टी के मुखिया हैं और उसी भूमिका को ईमानदारी से निभा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने ये भी साफ कर दिया है कि कहां कितनी घूस ली जा रही है और कौन किसकी चापलूसी कर रहा है, उन्हें सब खबर है। मुलायम ने ये भी साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री का पद उन्होंने इसलिए छोड़ा जिससे वे जनता के साथ रह सकें और सरकार के कामकाज पर निगरानी रख सकें। तहसीलों में घूस लेने का काम किया जा रहा है। मुलायम ने साफ कहा है कि अगर सूबे का कोई भी मंत्री जनता की सुनवाई नहीं करता है तो जनता उनसे सीधे संपर्क कर सकती है। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए मुलायम ने ये भी कहा कि सबसे बड़ा लक्ष्य 2014 है और इसमें अगर पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया तो सरकार कमजोर साबित हो जाएगी। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के जिलाध्यक्षों को नसीहत देते हुए ये भी कहा है कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी जिलाध्यक्ष लखनऊ नहीं आएगा और अगर जिलाध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के इस आदेश को नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल एक बात तो तय है कि लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात और सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान उठाकर मुलायम सिंह यादव ये साबित करना चाहते हैं कि बिना किसी जमीनी तैयारी के लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता का सपना सपना ही रह जाएगा। वाराणसी पहुंचे रामगोपाल यादव ने कहा है कि 2014 के चुनाव में 60 सीटों पर अपने दावेदारी कब्जा कर केंद्र में सरकार बनाने का काम करेंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव आज सुबह तड़के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दागियों को मंत्री नहीं बनाया गया है बल्कि आप लोग दागी हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि संतों की बात हो रही है। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को लेकर धर्म संसद में कौन संत बैठा, पहले ये बताया जाए। महासचिव रामगोपाल यादव ने ये भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में सपा अहम भूमिका में रहेगी और समाजवादी पार्टी कम से कम 60 सीटें जीतेंगी और सरकार बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सपा के महासचिव ने खुलकर अपने मंत्रियों का बचाव किया और मीडिया को ही दागी बताया। कोई दागी मंत्री नहीं है, दागी मंत्री आप लोग स्वयं हैं सब। वहीं दागी मंत्रियों को शामिल करने की जब बात उठी तो साफ तीखे तेवर करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि दागी मंत्री नहीं बल्कि मीडिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में रहने वाली देवभूमि की एक लड़की को दिया बहादुरी का इनाम। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाली एक लड़की ने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए एक अपराधी से लोहा लिया। मंगलवार रात की वारदात के बाद लड़की राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में एडमिट है, जहां मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उस पीड़ित लड़की से मुलाकात कर उसे 2 लाख रुपए का बतौर इनाम बहादुरी का चेक दिया। साथ ही विजय बहुगुणा ने ये भी कहा कि वो खुद अपनी सुरक्षा में कटौती करेंगे और प्रदेश के डीजीपी को एक रिपोर्ट दायर करने को कहेंगे, जिससे पता चल सके कि वीआईपी व्यक्तियों के लिए कितना पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है और गैर जरूरी पुलिस बंदोबस्त को जनता की सुरक्षा के लिए लगाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उत्तर प्रदेश सरकार के उन तमाम आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि कुंभ मेले के लिए उत्तराखंड पानी नहीं दे रहा है। विजय बहुगुणा की माने तो पानी में कटौती नहीं की गई है, न ही ज्यादा पानी लेने के लिए उत्तर प्रदेश से कोई सिफारिश मिली है। उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार अपने मंत्रियों पर इन दिनों खासी मेहरबान लगती है। जी हाँ, पहले उन्हें लग्जरी गाड़ियों की सौगात दी और अब दौरों के लिए हेलीकॉप्टर की तैयारी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होने की दुहाई देने वाली सरकार के लिए मंत्रियों के ऐशो आराम पर खर्च करने के लिए पैसे कम क्यों नहीं पड़ते। प्रदेश सरकार राज्य के मंत्रियों को सौगात देने जा रही है। जी हाँ, राज्य सरकार एक और हेलीकॉप्टर खरीदने जा रही है, जिसका उपयोग मंत्री करेंगे।
सरकार ने इसकी कवायद शुरू कर दी है और प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग ने डबल इंजन वाले एक हेलीकॉप्टर को खरीदने की संस्तुति भी दे दी है। 12 से 14 करोड़ के बीच में आने वाले इस हेलीकॉप्टर से मंत्री अपने पहाड़ी क्षेत्रों के दौरे करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश का अपना एक स्टेट प्लेन और एक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर का मुख्यमंत्री और राज्यपाल उपयोग करते हैं, इसलिए मंत्रियों के लिए खाली नहीं रहता। ऐसे में सरकार मंत्रियों को भी सुविधा देने जा रही है। जब तक हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, हेलीकॉप्टर किराए पर लाया जाएगा। पक्षधर का आदमी हूँ कि सरकार के पास और हेलीकॉप्टर होने चाहिए, समय बच सकता है। तो आप अगर प्रदेश का चौमुखी विकास अगर आपको करना है तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप ये कहेंगे नहीं साहब गाड़ियां क्यों आ गई, हेलीकॉप्टर क्यों आ गए। तक हेलीकॉप्टर का प्रश्न है। हेलीकॉप्टर भी अपने में एक महत्वपूर्ण यातायात का साधन है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सपोज करिए हमको पिथौरागढ़ जाना है। अब पिथौरागढ़ जाने में यदि हम बाय रोड जाएंगे तो 4 दिन खर्च होंगे हमारे कम से कम। तो उससे यदि हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो हम एक ही दिन में पिथौरागढ़ करके आ सकते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो फिर मंत्रियों की मौज के लिए फिजूल खर्ची करने की सरकार को क्यों सूझ रही है। आपको बताते चलें कि गुरुवार यानी 7 फरवरी को सरकार के वित्त विभाग ने प्रदेश में विकास योजनाओं के निर्माण के लिए बाजार से 10 सालों के लिए कर्ज मांगने के लिए विज्ञापन जारी किया है। प्रदेश पर 24,000 करोड़ का कर्जा है और वर्तमान में सरकार के खजाने में मात्र 956 करोड़ ही मात्र रह गए हैं। आए दिन मंत्रियों का दिल्ली और विदेश दौरा अब प्रदेश की राजनीतिक दलों को गवारा नहीं है। सपा ने आज पहल करते हुए प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार के मंत्री जनता की गाड़ी कमाई को हवाई यात्राओं में उड़ा रही है। उत्तराखंड के मंत्रियों के आए दिन दिल्ली दौरों को देखते हुए प्रदेश में अन्य राजनीतिक दलों ने सरकार की फजीयत करना शुरू कर दिया है। सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने आज पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ही जब दिल्ली दौरे पर व्यस्त हैं, तो प्रदेश के अन्य मंत्रियों का दिल्ली दौरा हो या प्रदेश से बाहर होने का कोई अलग बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के दौरों के चलते अधिकारी काम नहीं करता, जिसके कारण प्रदेश में महज 40% ही बजट खर्च हो पाया है। साथ ही उन्होंने मंत्रियों के विदेश दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि मंत्री हर महीने विदेश जाते तो हैं, लेकिन कुछ सीखने के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब मंत्री जनता की गाड़ी कमाई लुटाने के लिए विदेश जाते हैं तो उन्हें जनता के सामने उन विदेश दौरों के दौरान उनके द्वारा क्या सीखा गया ये भी बयां करना चाहिए, जिससे जनता का विश्वास भी बरकरार रह सके। बहरहाल सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्राएं कोई नई बात नहीं है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हों, क्योंकि आए दिन विवादों में रहने वाली मंत्रियों की विदेश यात्राओं के बाद भी मंत्री ही हैं जो अपने शौक को बदलना नहीं चाहते। वैसे तो उत्तराखंड गठन के बाद से लगातार लोगों के मुंह पर जुमला आम है कि सूबे में अफसरशाही बेलगाम हो गई है, लेकिन लोकायुक्त की साल 2012 की रिपोर्ट ने इस बहस को नए सिरे से गर्म कर दिया है। दरअसल लोकायुक्त के दरबार में सबसे ज्यादा शिकायतें जिला प्रशासन के खिलाफ पहुंची हैं। क्या उत्तराखंड में अफसरशाही आम जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि लोकायुक्त के दरबार में सबसे ज्यादा शिकायतें जिला प्रशासन के खिलाफ पहुंची हैं। लोकायुक्त को मिली विभिन्न विभागों की शिकायतों में सबसे ज्यादा 68 जिला प्रशासन के खिलाफ हैं। साथ ही लोगों के विवादों के निपटारे का जिम्मा संभालने वाले पुलिस के खिलाफ भी 49 मामले लोकायुक्त के दरबार में पहुंचे। सूबे के लोकायुक्त MM घड़ियाल नवोदित छोटे राज्य में पैदा हुई इस स्थिति को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं। नेता विपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि जिलों में तैनात अफसर जनता के साथ तानाशाही से पेश आ रहे हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश का कहना है कि लोगों में शिकायत करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। उत्तराखंड जैसे छोटे और नए राज्य में इस तरह की प्रशासनिक संवेदनहीनता चिंता का सबब है। यूपी से अलग राज्य की मांग इसलिए की गई थी कि नए राज्य में प्रशासन के पास लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी, लेकिन पिछले 12 साल में अभी तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने महाकुंभ में हो रही राजनीति पर अपनी आपत्ति जताई है। इलाहाबाद में लगे आस्था के महाकुंभ में साधु संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे। यहीं पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि आस्था के महाकुंभ में राजनीति हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुंभ मेले के जरिए अपनी राजनीति कर रही है, जो कि सही नहीं है। वहीं कल हुए धर्म संसद में जिस हिसाब से मोदी का नाम उछला और साधु संतों ने कुछ सपोर्ट किया, उसको लेकर श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि यह राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह आस्था का महाकुंभ है। आस्था का पर्व रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर राजनीति किया जा रहा तो कोई भी दल हो सबके लिए लगेगा। अगर राजनीति जैसे कि कुंभ नगरी में आपका स्वागत है,
ये पे सरकार की होर्डिंग्स में बहुत सारी पूरे प्रदेश भर में, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री के चित्र का क्या होता है? सरकारी होर्डिंग्स हैं, ऐसा न लगे कि आप आस्था के माध्यम से अपना प्रचार करना चाहते हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस काम के लिए फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। महाकुंभ